नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज के सेशन की बात करें तो लगातार तीसरे दिन की तेजी से निफ्टी 13,683 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में 400 अंकों का उछाल रहा। मिड कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा भागा। रियल्टी, मेटल, ऑटो स्टॉक्स की तमाम वो सेगमेंट्स थे जहां पर शानदार तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट रियल्टी इंडेक्स 5% से ज्यादा बढ़ा और ये अपने फरवरी के हाईस पर पहुंचा। वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स ने भी रिकॉर्ड ऊंचाई एक बार फिर से छुई। हालांकि सरकारी बैंकों में आज दबाव देखने को मिला क्योंकि निफ्टी बैंक के 12 में से 9 स्टॉक्स थे जो कि दबाव के साथ बंद हुए हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि एफआईज की ओर से लगातार खरीदारी हो रही है। वो रुझान आज ही बना है और एफआईज ने ऑलमोस्ट 200 करोड़ की खरीदारी 2000 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में की है। डीआईज ने प्रॉफिट बुकिंग की है 1718 करोड़ की। हमारे साथ ट्रेड बुक से सजानन उत्तेकर बने हुए हैं। सबसे पहले उनका एक क्विक कमेंट कल के सेशन के लिए ले लेते हैं। सजानन नमस्कार, बताइए कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या आउटलुक रहेगा, इंडेक्स पर क्या व्यू है? गुड इवनिंग दीपाली जी, यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट में एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस चल रही है वो लगभग 13 दिनों से लगातार अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई के नीचे की क्लोजिंग आई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर निफ्टी की बात करें तो क्लियरली 13,740 से लेके 13,600 ये पर्टिकुलर दायरा रह सकता है कल के सत्र के लिए, जहां पर मुझे लग रहा है एक लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वहां पर डेटा एक साइडवेज कंसोलिडेशन की उम्मीदें दिखा रहा है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो 30,500 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। एंड जिस तरीके से ऑप्शंस बिल्टअप है मुझे लग रहा है 30,850 के ऊपर अगर कल के सत्र में कॉन्फिडेंट ट्रेड हो जाता है तो लगभग 31,180 के आसपास के स्विंग्स होने चाहिए। सो रिलेटिवली मुझे लग रहा है निफ्टी काफी बेटर प्लेस्ड है। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक लॉन्ग बायस जरूर रखना चाहिए। 13,740 के आसपास की उम्मीद ही है। तो स्ट्रैटेजी खरीदारी की तरफ ही होनी चाहिए इंडेक्स को लेकर, यही व्यू है सजानंद का। लेकिन चलिए अब सवाल करते हैं शामिल। कुछ कॉलर्स हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे और ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने सवाल वहां भी आप हमें भेज सकते हैं। पहले कॉलर विजय है हमारे साथ जलगांव महाराष्ट्र से। विजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैम, मैं विजय पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हेलो, बताइए। हाँ मैम, मैंने बताइए विजय जी, क्या सवाल है आपका? कौन सा स्टॉक है? मैंने तानला प्लेटफॉर्म 858 पे खरीदा है 50 शेयर। तो क्या करना चाहिए, होल्डिंग या सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या सजेशन रहेगा आपका सजदानंद? तानला प्लेटफॉर्म्स 737 पर ट्रेड हो रहा है। इनका जो परचेसिंग प्राइस है वो 850 का है, तो पोजीशन इनकी नुकसान में है, क्या करें? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सीक्वेंस है जरूर प्राइस में काफी बड़ी अपमूव आई थी, बट वो पर्टिकुलर अपमूव एक सर्किट्स पे ही आई हुई थी। एंड लगातार 5 दिनों से यहाँ पर एक लोअर सर्किट सीक्वेंस बन रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियरली थोड़ा सा डिस्टॉर्शन लग रहा है। जिस तरीके से वापस एक लो बॉटम की सीक्वेंस बन रही है विद द सर्किट्स, मुझे लग रहा है कि उनको एक एग्जिट की रणनीति रखनी चाहिए। होप पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि एक थिनली ट्रेडेड काउंटर होता है। एंड जिस इंटेंसिटी से ऊपर गया था मुझे लग रहा है वापस थोड़ा सा बड़ा करेक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में आ सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है एग्जिट की ही रणनीति रखनी चाहिए। होप पे अपनी पोजीशन होल्ड करने में कोई समझदारी नहीं होगी। जैसे ही मौका मिले एग्जिट कीजिए क्योंकि ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चला है और अब नीचे की तरफ सर्किट लगा रहा है और आमतौर पर ऐसे स्टॉक्स बहुत रिस्की होते हैं। तो जहां आपको मौका मिले निकल जाइए स्टॉक से। प्रतीक है हमारे साथ नागपुर से फोन लाइन पर। प्रतीक जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो, गुड इवनिंग मैम। ये मैम मैंने 1000 रेमंड बाय किया था 341 में। अभी आगे क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं आपके भाव के आसपास ही। आज भी 3% के आसपास की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है। दिन भर एक रेंज में रहा ये स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा सजानन? रेमंड्स पर थोड़ा ऊपर है इनको, यानी छोटा मुनाफा तो हो रहा है, क्या करें? देखिए रेमंड्स आई थिंक रिलेटिवली एक अच्छा स्ट्रक्चर रहा है। इनफैक्ट अगर हम इसका ओवरऑल प्राइस डेवलपमेंट भी देखें तो काफी समय के बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी है। तो मुझे लग रहा है और थोड़ी सी रफ्तार इस पर्टिकुलर काउंटर में आ सकती है। जिस तरीके से थोड़ा फोकस वापस रियल एस्टेट इन स्टॉक्स पे आ चुका है, मुझे लग रहा है 410 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो यहाँ पर मेरी सलाह होगी कि उनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर उनको ऐड भी करने हैं तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ उनको ये पोजीशन
पोजीशन रखनी चाहिए। एंड 400 410 ये एक ऐसा जोन है जहां पर उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करने की स्ट्रैटेजी रखनी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर प्राइस में कोई ऐसे बदलाव नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, एक बुलिश सीक्वेंस कंटिन्यूड रह सकती है अगले कुछ हफ्तों के लिए। होल्ड कीजिए 410 के टारगेट्स के लिए। अगला सवाल हमें अमित गोयल ने भेजा है फेसबुक के जरिए। 2 शेयर्स इनके पास सजदानन। पहला तो है एपेक्स फ्रोजन फूड्स, यहाँ पर 200 शेयर्स इन्होंने 326 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं और 318 पर ये ट्रेड हो रहा है। दूसरा है स्टॉक इनके पास CDSL, यहाँ पर 200 शेयर्स हैं और जो खरीदारी का भाव है वो 530 का है। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ही पोजीशंस शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्होंने बनाई हैं। CDSL और एपेक्स फ्रोजन फूड दोनों इनके भाव से नीचे है, क्या करें? देखिए CDSL में स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में ही इसमें एक बुलिश पेंडेंट ब्रेकआउट हुआ था लगभग 480 के लेवल के आसपास। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन भी हुई है एंड पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा सा एक करेक्टिव मोड में जरूर है, बट वो करेक्शन काफी ग्रेजुअल है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। इनफैक्ट ओवरऑल सीक्वेंस को भी देखें तो जब तक स्टॉक 500 के नीचे एक क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बरकरार रह सकती है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो सकता इसमें। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है एक रिव्यू जोन जरूर होगा अराउंड 585 के आसपास। जिस तरीके से ये पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था उसके टारगेट्स वहां पर प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी 500 के स्टॉप लॉस के साथ 580 इस लक्ष्य के लिए। एंड एपेक्स मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा है काउंटर। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था 300 लेवल के आसपास, उसके जो टारगेट्स है वो लगभग अराउंड 340 के आसपास के है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए उनको 310 के आसपास एंड 340-45 के आसपास जैसे प्राइस इवॉल्व होती है वहां पर अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले कॉलर से अब बातचीत करते हैं। समीर राठौर है हमारे साथ नासिक से। समीर जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ नमस्कार। एक्चुअली मैंने IDFC फर्स्ट बैंक लिया है, वो 4000 शेयर है मेरे पास 31.5 के रेट पे। तो एक्चुअली मैं टेक्निकली और फंडामेंटली सब ऐसे देखता हूँ, उस हिसाब से ही मैंने ये शेयर का सिलेक्शन किया था। तो मेरा ये सवाल है कि ऐसे पोर्टफोलियो में रखने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं अगर 3-4 साल का नजरिए में देखा जाए तो? हेलो, पूछ लेते हैं। सजदानंद, इन्होंने सोच समझ कर ये पोजीशन बनाई है और अच्छी बात यह है कि इनकी पोजीशन इनको फायदा भी दे रही है, लेकिन इनका सवाल इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 साल का पर्सपेक्टिव हो तो रखें स्टॉक को पोर्टफोलियो में या फिर निकल जाए? देखिए अगर हम ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर में कहीं पर भी बड़ा बदलाव नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर एक वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो वहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ही है। एंड जिस रफ्तार से यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ था अराउंड 45 लेवल के आसपास, वहां से जो एक बॉटम बना था 15 के आसपास, वहां से रिकवरी भी काफी ग्रेजुअल है। तो ये संकेत ऐसे ही होते हैं जहां पर एक कंटिन्यूड डाउन ट्रेंड रहने की उम्मीद ज्यादा होती है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है काउंटर, बट मुझे लग रहा है लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर में कोई बड़े चेंज नहीं है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पैटर्न नहीं है। तो मुझे लग रहा है उनको अपनी पोजीशन थोड़ी सी शॉर्ट टर्म बायस से ही रखनी चाहिए। इनफैक्ट अगर हम डेली चार्ट पे भी देखें तो 34 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट उसने बना दिया था। उस सपोर्ट के आसपास से एक अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है वहां पर उनको अपने पोजीशंस के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। एंड जिस तरीके से अभी फिलहाल सीक्वेंस चल रही है थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए, क्योंकि एक हाईली ओवरबॉट काइंड ऑफ अ कंडीशन आ चुकी है काउंटर में। अगर यहाँ से मूव एक्सटेंड भी होती है तो लगभग अराउंड 42 के आसपास मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर एग्जॉस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली थोड़ा सा मुनाफा उनको बांध देना चाहिए एंड बैलेंस पोजीशंस के लिए 34 के आसपास उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। ठीक है, दीपक वर्मा ने फेसबुक पर एक सवाल भेजा है। इन्फोसिस पर 300 शेयर्स इनके 775 के प्राइस पर है। व्यू इनका 10 साल का है, तो मुनाफा इनको अच्छा हो रहा है सजदानंद, और व्यू इनका 10 इयर्स का है। तो इन्फोसिस जैसा स्टॉक 10 साल के लिए क्या कहेंगे?
वेल डेफिनेटली होल्ड ही करना चाहिए। अगर इतने क्लियर है अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियरली उनको क्वार्टरली चार्ट्स ही देखने चाहिए। एंड जिस इंटेंसिटी से क्वार्टरली चार्ट्स पे 850 के आसपास एक ब्रेक हुआ था, तो मुझे लग रहा है वही उनके लिए एक मीनिंगफुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल होगी। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, कहीं पर भी सेक्युलर अपमूव में डिस्टॉर्शन नहीं है, तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हो जाता है तो काफी अच्छा होगा। 850 के स्टॉप लॉस के साथ उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। अंशुल अग्रवाल ने ट्विटर के जरिए सवाल भेजा है इंडसइंड बैंक पर। इन्होंने 300 शेयर्स इंडसइंड बैंक के खरीदे हुए, परचेजिंग प्राइस 600 का है। अगेन अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, प्रॉफिट्स में है, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा उनको वसूल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक हर्डल बना हुआ है 950 के आसपास, जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा डिपिक्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्रेशर आ सकता है काउंटर में। सो इमीडिएट एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 870 865 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, एंड 950 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा वसूल करने की सलाह। ठीक है, तो यही सजेशन है। इनफैक्ट ये जो व्यू दे रहे थे सजदानंद, ये इंडसइंड बैंक पर दे रहे थे, जहां पर प्रॉफिट्स लेने की सलाह है। अदानी पोर्ट्स पर इनफैक्ट अब ले लेते हैं व्यू। अदानी पोर्ट्स पर क्विकली आपका कमेंट चाहिए, क्योंकि पंजाब से अभिषेक ने सवाल भेजा है। पुरानी बाइंग इनकी लग रही है प्राइस देखते हुए तो सजदानंद, क्योंकि 144 का प्राइस बताया इन्होंने, और अगर ये सही है तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर हैं ये। होल्ड करें स्टॉक को या फिर प्रॉफिट्स ले लें? देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना जरूरी है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था, और उस कंसोलिडेशन में एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अराउंड जो बड़ा बेस था अराउंड 375 के आसपास का, वो कहीं जाकर शिफ्ट हो गया है 450 के आसपास। क्लियरली यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर्स को भी देखें तो वहां पर कहीं पर भी डाइवर्जेंस या चेंज के संकेत नहीं है। इनफैक्ट मंथली चार्ट पे एक मल्टी और हाई पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से उनको पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए। सो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 450 के आसपास। जिस तरीके से इमीडिएट बेसिस पे एक प्राइस फॉर्मेशन थी, एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 505 के आसपास स्विंग्स बनने चाहिए। बट डेफिनेटली वो भी एक रिव्यू जोन होगा, वहां पर मुनाफा वसूल करने की सलाह नहीं होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक आइडल स्ट्रैटेजी होगी, जहां पर उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करते रहने चाहिए। फिलहाल 456 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, 505 के आसपास पहुंच जाने के बाद रिव्यू कीजिए। होल्ड कीजिए और एक स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते रहिए। ट्रेल स्टॉप लॉस जो दिया है आपको 456 का है। अगले कॉलर हमारे साथ ऋषिकेश है पुणे से। नमस्कार ऋषिकेश, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, टाटा मोटर्स लिया था 400 शेयर से 137। क्या क्वेश्चन है आपका? तो बेचू या सेल करो या होल्ड करो? की खरीदारी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। ठीक। हेलो, क्या सजेशन रहेगा सजदानंद? टाटा मोटर्स 137 की इनकी बाइंग है, 182 पर आ चुका है, अच्छा मुनाफा है, ले ले प्रॉफिट्स या रखें? देखिए, एक अच्छे लेवल पे इन्होंने पोजीशन अपनी बनाई है, एंड वहां से लगातार एक ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन किया है काउंटर ने। मुझे लग रहा है 172 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होता तब तक आई थिंक इनको पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए। एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आया था ऑटोस इन पर्टिकुलर काउंटर्स में, एंड जिस तरीके से अभी भी इसके स्विंग्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक उम्मीद हो सकती है अराउंड 200 के आसपास के स्विंग्स बनने की। तो 172 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है अपनी पोजीशन उनको मेंटेन करनी चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है ऑन अ डेली बेसिस, तो मुझे लग रहा है वहां पर उसके बाद उनको मुनाफा वसूल करना चाहिए। बट फिलहाल कोई चेंज नहीं है, एक अच्छे स्ट्रक्चर में है, तो मेंटेन करें। एंड 172 के आसपास स्टॉप लॉस, एंड 200 जैसे ही आ जाते हैं वहां पर रिव्यू कीजिए पोजीशन। 172 का स्टॉप लॉस, 200 के लेवल्स वॉच कीजिए, वहां पर वापस आप कॉल कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं अपनी इस पोजीशन का। देवानंद तिवारी ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा अदानी पावर पर। 150 शेयर्स इन्होंने 52 के प्राइस पर लिए हुए हैं, और जो इनका व्यू है सजदानंद वो 2 to 3 मंथ्स का है, तो यानी शॉर्ट टर्म व्यू है इनका। इनके भाव से 5 रुपए नीचे स्टॉक, क्या करें? देखिए,
काफी बड़ा प्राइस करेक्शन हो चुका है एंड जिस तरीके से ये करेक्शन शेप अप हुआ था वापस मुझे लग रहा है कि कहीं जाकर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने रिस्पेक्ट दिया है और वहीं से एक पुल बैक मूव इनिशिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है उनको 42 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए एंड 55 एक ऐसा जोन है जहां पर थोड़ा सा एक शिफ्ट नजर आया था। तो 55 अगर आ जाता है तो वहां पर अपनी पोजीशन रिव्यू कीजिए। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट 42 एक अच्छा बेस है, तो उसी वो पर्टिकुलर बेस जब तक हटता नहीं है तब तक इसकी जो फ्रेश ब्रेकआउट की वजह से जो मूव इनिशिएट हुए मुझे लग रहा है वो बरकरार रहनी चाहिए ऑन द बुलिश साइड। सो 55 एक रिव्यू जोन होगा एंड 42 होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं गिरीश महाराष्ट्र से। गिरीश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैम। सर मेरे पास लॉरस लैब्स के 200 शेयर है 288 के रेट से लिए हुए, तो उसको सर होल्ड पे या अभी एग्जिट करें? मुनाफा हो रहा है 50 रुपए के आसपास का और नए हाइस पर भी लॉरस लैब पहुंच चुका है वापस। एक कंसोलिडेशन, थोड़े मुनाफा वसूली के बाद क्या करना है सिद्धानंद? प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर होल्ड करने हैं? देखिए काफी अच्छे पेडिग्री का स्टॉक है एंड ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं पर भी यहाँ पर प्राइस वाइज कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी ही चाहिए। 320 के आसपास मुझे लग रहा है उनको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना चाहिए एंड 376 380 एक ऐसा जोन होगा जहां पर उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। एक लाइफ हाइस के पास आने के बाद जनरली ऑसिलेटर्स थोड़े से डिस्टॉर्ट होने लगते हैं, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है रिलेटिव प्राइस एक्शन ऑसिलेटर्स पे अभी भी काफी कॉन्फिडेंस डिपिक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और भी थोड़ी सी रफ्तार आ सकती है काउंटर में, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी पोजीशन उनको होल्ड करने की सलाह होगी 320 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो होल्ड कीजिए 320 के स्टॉप लॉस के साथ। 376 के टारगेट्स के लिए लॉरस लैब होल्ड कर सकते हैं। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट की। अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाइए। एक निवेशक के लिए जानना बहुत जरूरी है कि समय समय पर अपनी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको पूरा करें, नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। आपके कमेंट्स क्या रहेंगे सिद्धानंद? फाइनेंशियल कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखने के साथ साथ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है एक इन्वेस्टर की। आपकी सलाह, व्यू क्या होंगे? देखिए डेफिनेटली अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपके गोल्स जो आपने डिफाइन किए हैं उन पे बरकरार रहने के लिए आपको रेगुलरली अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को रिव्यू करते रहना चाहिए। थोड़ी भी दिरंगाई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कमिटमेंट्स है जहां पर आपको पेन करना है तो मुझे लग रहा है वो रेगुलर शेड्यूल्स पे करना चाहिए। अनड्यू पेनल्टीज आपके फाइनेंशियल गोल्स को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली अपने गोल्स को रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की जरूरत काफी है एंड रेगुलरली उनको चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सिद्धार्थ उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सवाल ढेर सारे हमें मिल रहे हैं अभी भी। प्रफुल्ल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। टेक्समैको रेल 9000 शेयर इन्होंने 35 रुपए के भाव पर खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें हम, बताइए। देखिए 32 के आसपास इसकी प्राइस एक्शन है और अगर हम रिसेंट का डेटा देखें तो काफी बड़े और काफी वाइल्ड स्विंग्स हुए थे काउंटर में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर उनकी पोजीशन है तो 28 इस पर्टिकुलर लेवल से उनको मेंटेन करनी चाहिए। बट डेफिनेटली ऐसा कोई इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न नहीं है जो एक प्रोबेबल टारगेट जोन डिपिक्ट कर रहा है। सो इमीडिएट बेसिस पे जो स्विंग बना था अराउंड 36 के आसपास वही एक रेजिस्टेंस है। अगर वो पार हो जाता है तो मुझे लग रहा है अगला हर्डल अराउंड 41 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है 28 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 36 अगर ब्रेक होता है तो रिव्यू कीजिए 42 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, अगले कॉलर है हमारे साथ संदीप राजस्थान से। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। सर मैंने ना टेक सोल्यूशन 120 के प्राइस में 500 शेयर लिए थे और चेन्नई पेट्रोल लिया था 240 में 150 शेयर 2 साल पहले, तो उनका कभी भाव आएगा क्या?
इनकी दोनों ही जो पोजीशन है वो काफी नुकसान में है, पुरानी बाइंग है इनकी। टेक सॉल्यूशंस 120 का प्राइस, चेन्नई पेट्रो 240 का प्राइस। देखिए दोनों काउंटर्स में अगर हम ट्रेंड देखें तो काफी वीक रही है। इनफैक्ट एक अच्छे पुल बैक जरूर नजर आए हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है चेन्नई पेट्रो में होपफुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी प्राइस इवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है 180 195 के ऊपर के कोट्स आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सो अगर उनका शॉर्ट टर्म का भी नजरिया है तो मुझे लग रहा है 92 के स्टॉप लॉस के साथ उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। 180 जैसे ही आ जाता है, 180 85, मुझे लग रहा है वहां पर एक बार रिव्यू करके थोड़ा सा लॉस उनको बुक कर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड अगर हम टेक सॉल्यूशंस की भी बात करें तो यहाँ पर एक क्लियरली लगाड़ रहा है। इनफैक्ट एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद थोड़ी सी हलचल जरूर नजर आई है, बट यहाँ पर भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से प्राइस पैटर्न इवॉल्व हुए है, लगभग 65 के आसपास के स्विंग होने की उम्मीद ज्यादा है। 45 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है 65 आने के बाद उनको जरूर रिव्यू करनी चाहिए। बट 120 के जो लेवल्स है उनके, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल्स वापस इमीडिएट बेसिस पे आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सो अगर एक साल का भी डेटा देखे तो मुझे लग रहा है वहां पर एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं रखनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 65 के आसपास के स्विंग जरूर बन सकते हैं। विक्रम ने ट्विटर के जरिए सवाल भेजा। आईटीसी 1000 शेयर्स इन्होंने 205 के प्राइस पर लिए हुए हैं, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है। देखिए डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म है तो जिस तरीके से एक डबल बॉटम बना था मंथली चार्ट्स पे अराउंड 154 के आसपास, मुझे लग रहा है उनको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड ये डबल बॉटम काफी इंटरेस्टिंग है, अपने मंथली 200 बार एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास ये बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़े स्ट्रक्चर में एक बेस बन चुका है। सो अगर उनका लंबा नजरिया है तो मुझे लग रहा है अराउंड 300 320 ही उनका लक्ष्य होना चाहिए अगले कुछ सालों के लिए। एंड जिस तरीके से ये डबल बॉटम फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा एक पुल बैक आ भी जाता है अगले कुछ महीनों में तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अक्यूमुलेट करने के लिए 154 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करने की सलाह है, 154 का एक स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, बने रहिए इस स्टॉक में। इतने सवाल करेंगे शामिल, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से सदानंद? जी पाजी जी, काफी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, बट पर्सनली मैं कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूं, ना ही मेरे क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक सजेस्ट किए हुए हैं इमीडिएट बेसिस पे। शुक्रिया आपका इस सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिमी सेवा से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।